before I start, we have the today a special condolence for Professor P. Jayachandran sir. I would like to share one presentation. So he was the legendary in the special education sector, and we all know MDPS, the Madras Developmental Screening Tools, was developed very initially in the sector, and I always remember him because he has a great contribution in my life, in my profession also. जब वो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे एक बार याद है कि एनआईएमएच में आई टोल्ड हिम, सर हम लोग अगर कहीं जाते हैं एजुकेशनल ट्रिप में तो क्या हम लोग होटल में नहीं रुक सकते हैं? तो he has the person, he booked the 5-star accommodations for us during our study tour, and उस दिन के बाद कभी भी जब भी कोई स्पेशल एजुकेशन के बारे में कोई भी बातचीत होती थी तो he used to help me a lot in Manovikas also, and Jagdish Gupta sir has the great association with him. So if you want to say something sir about Professor P. Jayachandran sir, yeah. सभी को मेरा नमस्कार। परमपिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि प्रोफेसर जयचंद्रन जी जहाँ पर भी मतलब हो, ईश्वर उनको अपनी शरण में लें और परिवार वालों को इस लॉस को वहन करने की शक्ति प्रदान करें। कि प्रोफेसर जयचंद्रन जी जो है, he was a very humble personality, बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ। जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर बात करते हैं मगर काम बहुत कम करते हैं। एंड ही इज द वन हु वर्क रियली ऑन ग्रास रूट। और फील्ड के लिए जितना इन्होंने दिया है इतना कम है कि आरसीआई के अंदर बहुत सारी कमेटीज के अंदर, एक्सपर्ट कमेटीज के अंदर, अदरवाइज प्लानिंग कमेटीज के अंदर मेंबर्स थे, तो वहां मेरी इनसे मुलाकात हुआ करती थी, तो इनसे इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगता था। एंड व्हेनेवर यू मीट हिम, जब कभी भी आप उनसे मिलते हैं, यू गेट समथिंग न्यू, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल जाता है। तो ज्ञान का भंडार है। एज फार एज स्पेशल एजुकेशन कंसर्न कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा भी आप संसार की किसी भी बारे में बात कर लो, आप उसके बारे में आपके पास में कुछ ना कुछ कहने के लिए रहेगा। तो इट्स अ ग्रेट लॉस टू दी एरिया। इस फील्ड को बहुत लॉस है, और इन्होंने जो फील्ड को दिया है वो कभी भी नकारा नहीं जाता। एंड ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर ऑलवेज एंड ऑलवेज। थैंक यू सर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज philosophies and educational implications, और मैं जानता था कि मुझे पता नहीं आज की डेट में ही ये टॉपिक ऑटोमेटिकली पड़ा, एंड टुडे वी हैव लॉस्ट प्रोफेसर जयचंद्रन सर। और ये टॉपिक हमें, आई रिमेम्बर, हमें प्रोफेसर जयचंद्रन सर, ही यूज्ड टू टीच मी ड्यूरिंग आवर कॉलेज डे। सच ए ग्रेट कोइंसिडेंस देसाई सर, मैं बता नहीं सकता। ओके, so great. Once again we welcome you all, and we have great things to share with you, and we have so many things to talk to you, and so today we would like to say कि हमें inward और outward हमें देखना है, कि हमें अपने अंदर भी झांकना है और अपने बाहर की दुनिया को भी झांकना है एज ए टीचर। So then we will able to justify, then we will be able to understand what is the philosophy in the education. So unless and until we will have the clear picture, clear concept regarding ourselves or own self, and as well as in the environment, तब तक हम ये philosophy के बारे में समझ नहीं पाएंगे। और अगर हम फिलॉसफी के बारे में समझना चाहते हैं तो
as a teacher, we should have a vision, we should have a purpose, what we want to teach in the society, what we teach, what we want to teach for the society. So as a teacher, we have to define our role, कि हमारा role क्या है, and the role maybe I can tell you that मेरा तो हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही रोल होता है, how the student learn best, एक स्टूडेंट कैसे बहुत अच्छा से सीख पाए, वही मेरा एक रोल होता है, और वही मेरी फिलॉसफी भी है टू टीच एनी स्टूडेंट. So if you believe in yourself, if you believe your own wonderful experience, your own wonderful purpose for the education in the society or in the community, तभी आप एक एज ए टीचर, अगर आपको एक एक्सेलेंस के बारे में पता है, एक वंडरफुल इन्वायरमेंट के बारे में पता है, एक वंडरफुल लर्निंग स्टिमुलेशन के बारे में पता है कि हम कैसे एक अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट कैसे बना पाए, तो दिस इज द समथिंग विच वी हैव टू थिंक टुडे, कि हम उसके बारे में सोचें. और यस, वी यूज्ड टू टीच द हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हम सब चीज पढ़ाते हैं, या स्पेशल एजुकेशन का कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो टॉपिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, बट उस सब्जेक्ट के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए हमारा एज ए टीचर क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, आज का जो टॉपिक है वो उसके बारे में ऑलमोस्ट दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. एंड यू, how you believe your students are learning the best thing, एक आप कैसे इसको एक समझ पाएंगे, कैसे एक इसको बिलीव करेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, कैसे ये आपको विश्वास आएगा. तो एटलीस्ट वी कैन टुडे वी कैन से कि एक हम आज के लेक्चर, आज के इस टॉक के बाद we can think about the how we can give the supportive environment, how we can give the warm environment to the people, and as a truly as a teacher, how truly you care about your student, how you care about the success of students, that also you will count today, कि हम एक अच्छे टीचर होके हम एक अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे हम एक अच्छा एक वी कैन से कि एक उसको कैसे अच्छा जॉयफुल फील होता है, उसके बारे में हम सोचने की कोशिश करेंगे. तो आई बिलीव जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लर्न कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड मे बी द हैविंग द हाई सपोर्ट नीड. जो सीवियरली और प्रोफाउंडली रिटार्डेड लोगों के बारे में बात करते हैं, सीवियर डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वो भी सीख सकते हैं अगर हम हमारे गोल अच्छे हो, हमारी फिलॉसफी अच्छी हो, हम अगर if I find something a love of learning, कि हम कैसे सीखने से कैसे प्यार करते हैं, वो एक टीचर ही क्रिएट कर सकता है, कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट वो टीचर कैसे तैयार कर सकता है, कैसे आप इंस्ट्रक्शनल गोल बना सकते हैं. आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल इन दिस वे. तो जब भी हम फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे या दर्शन शास्त्र के बारे में बात करेंगे, तो आप ये सोचो कि कोई एक ऐसा सत्य है, कोई एक ऐसा सिद्धांत है जिनके कारण की हम विवेचना करते हैं, जिनके कारण को हम बार बार उसको बार बार एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज है, ऐसा सिद्धांत कैसे आया, ये सच्चाई कैसे कहां तक पहुंची. तो एक हमें सोचने का एक यथार्थ दृष्टिकोण देता है. जब भी हम एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सोच है उसको हम एक जीवन के साथ कैसे हम ढूंढ सकते हैं. लेकिन क्या होता है, ये ढूंढने के लिए मैं बात करूं कि हमारा जो जीवन है हम इसको अर्थपूर्ण तरीके से ढूंढते हैं, कि हम कैसे अच्छे से पैसे कमा लें, कैसे अच्छे से हम अपना लाइफ स्टाइल सुधार लें, कैसे अच्छे से हमारा घर हो, कैसे अच्छे से हमारा बंगला हो. अगर हम सेल्फ को डेवलप करने की बात करें कि हम खुद कैसे एक तर्कपूर्ण बने, खुद हमारे अंदर एक हमारा खुद दर्शन के बारे में, एक फिलॉसफी के बारे में हमारी सोच कैसे आगे बढ़े, हम कैसे एक विधि पूर्वक, एक कैसे सिक्वेंसली हम अपनी जो विचार है उसको कैसे स्टूडेंट के सामने रख पाए. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम
हमने बात कही कि चलो 1 घंटे का क्लास है, बस पढ़ा दो, हो गया, मैथ्स पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, उससे हट के सोचने की बात है। जब भी आप ये फिलॉसफी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। मोस्टली हम अगर वेस्टर्न कंट्री के बारे में सोचते हैं, इफ वी थिंक अबाउट वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न फिलोसफिकल फिलोसफी, तो जब पाइथागोरस आए थे, सबने, यू ऑल नो, द द ट्रायंगल हैज ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल is equal to 180 degree. So this is the some theorem, it is invented by the Pythagoras, और उसने एक थ्योरम दे दिया और उसको हम सभी मानते हैं। जब पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था उसके बाद से ही ये फिलॉसफी के बारे में हम लोग ज्यादा जानना शुरू किए, इसका विशिष्टता क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बारे में था। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें तो भारत के इतिहास में या मानव के इतिहास में ऐसा है कि ये जो फिलॉसफी है वो एक स्वाभाविक रूप से है, और जब से हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तब से हमारी प्रक्रिया में, हमारे विचार में फिलॉसफी है। और अगर हम बात करें कि जो वेद है, जो दर्शन की शास्त्र है, जो भी आप बड़े बड़े अच्छे फिलोसफर्स के बारे में बात करते हैं, उन सब लोगों ने बड़े अच्छे से कहीं ना कहीं हमारे दर्शन के बारे में, कहीं ना कहीं हमारी फिलॉसफी के बारे में लिख चुके हैं। तो जब भी हम एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसमें हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए, हम क्यों, जब अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, जब अपने खुद के सत्य ज्ञान के बारे में कि हमारी ट्रूथ क्या है, खुद हम कैसे अपने ट्रूथफुलनेस को फॉलो करेंगे, कैसे हमारे जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, कैसे हम प्रकृति के बारे में जान पाएंगे कि ये जो हमारे चांद है, सूरज है, प्रकृति है, ये सब कहाँ से आया है, किस तरह से इसके बारे में लोगों के मन में जिज्ञासा जगी। तो जब आप इस पूरे सब चीज को एक इस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे कि ये जो भी हमारा आसपास का वातावरण है या हम है, इसका जुड़ाव हमारे साथ कैसे, तभी हम फिलॉसफी को समझ पाएंगे। अगर सिर्फ हम आज पढ़ने की बात करें या एजुकेशन फिलॉसफी को जानने की बात करें तो वो अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए, लेकिन हम बड़े अच्छे से आज अपने आप को आगे रखेंगे और फिर हम इसके बारे में जानेंगे। मैं आप सभी के लिए एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं एंड वी कैन गो वेरी सिक्वेंशियली। तो लेट अस, आज का जो स्टडी है सिर्फ जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। ये जो शिक्षा में दर्शन शास्त्र है, इसका क्या पर्पस है, क्यों है, किस प्रोसेस से है, प्रोसेस को भी समझना जरूरी है। कि अगर हमने मान लो कि कोई भी चीज के बारे में सोचा, प्रकृति के बारे में सोचा कि ये पेड़ कहाँ से आए, हमारे दिमाग में विचार कहाँ से आते हैं, ये नदी क्यों बहती है, अगर हमने ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जिसका आंसर पता नहीं कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, लेकिन उस आंसर को सोचने में क्या क्या प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू। सो दिस इज द समथिंग इज it will give you the ideal situation to understand how naturally कि एक बड़े ही प्राकृतिक स्वभाव के थ्रू एक टीचर बड़े ही प्राकृतिक रूप से, एक बड़े ही नेचुरल तरीके से क्लास में कैसे पढ़ा सकता है, कैसे वो एक समझदारी विकसित कर सकता है, एक शिक्षा का ज्ञान कैसे लोगों को दे सकता है। तो जब हम इस एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन है क्या। What do you mean by the education? शिक्षा कहते किसको है? अगर हम इसमें देखें तो दो मेन पार्ट है एजुकेशन में। एक सबसे बड़ा पार्ट है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है कि टू ड्रॉ आउट एंड रियलाइज द पोटेंशियल, कि हम अगर किसी का केयर करते हैं, इफ आई एम केयरिंग समवन, so what happened? I am very much attached to that person. And if I'm attached to that person, I'm thinking about that person, I'm looking after that person, then I can realize, okay, this person
दिस स्टूडेंट हैज दीज काइंड ऑफ नीड्स। तो जब हम उसके नीड्स के बारे में समझना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, इसके अंदर तो और भी कोई गुण है, इसके अंदर और भी कोई स्ट्रेंथ है। तो जो एजुकेशन का सबसे पहला काम है, साइंस मैथ्स पढ़ाने से भी पहला काम है कि हम एक अपने स्टूडेंट्स के अंदर से उसका पोटेंशियल को कैसे ड्रॉ आउट करें, कैसे रियलाइज करवाएं उसको कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द एडू शेयर। एडू शेयर का मतलब है एडू शेयर टू ब्रिंग अप एंड नर्चर। अगर मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति के अंदर कोई बहुत अच्छा गुण है, तो एजुकेशन का काम है उस गुण को बाहर निकालना, उसको नर्चर करना और उस गुण पर ही उस स्टूडेंट का पूरा जीवन को विकास करना। अगर हम एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो दो पार्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि एजुकेशन हमें एक केयर का भावना देता है कि हम उसको केयर करें, उसके बारे में ज्यादा समझें और उसके जो पोटेंशियल एबिलिटीज है स्टूडेंट्स की, उसको हम ड्रॉ आउट करें, उसको बड़े अच्छे से रियलाइज करें और उस स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से एक ऐसा फील हो कि हम बड़े अच्छे से नर्चर हो रहे हैं, उसके बारे में बात करता है एजुकेशन। दूसरा है एजुसेयर, मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी नेचुरल पोटेंशियल पार्ट है उसको हमें बाहर निकालना है, उसको नर्चर करना है कि वो बच्चा नेचुरली अपना काम करे, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज ना दिखे। कि वो अगर मान लीजिए कि कोई गाना गाता है, तो अगर कोई गाना गा रहा है तो मे बी ही सिंगिंग लाइक लता मंगेशकर, और उसका पूरा का पूरा गाना का गाने का तरीका, गाने का पूरा चीज वो एक लता मंगेशकर जी या फिर किशोर कुमार जी की तरह। लेकिन क्या वो लता मंगेशकर जी के गाने को या किशोर कुमार जी के गाने को अपने तरीके से गा पाता है या नहीं गा पाता? सो दिस इज द एजुसेयर। एजुसेयर का मतलब है जो उसका नेचुरलिटी है वो निकाल के लाना, ना कि वो किसी का कॉपी और पेस्ट कर रहा है। तो जब भी हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के डेट में, तो आप देखेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एजुसेयर की बात तो रही नहीं। वो हमेशा आप देखे होंगे कि जो किताब में लिखी हुई बात है वो पूरा का पूरा रट लेते हैं और वही एग्जाम में लिख देते हैं। नेचुरली ही इज नॉट ब्रिंगिंग आउट any thought in the examination. So if you give the proper education, so you have to keep one or both concept. ठीक है, आप किसी को भी रख सकते हैं, एक केयर का भी कंसेप्ट रख सकते हैं, केयर का भी कंसेप्ट रख सकते हैं कि आप चाहे तो हम केयर कर लें कि वो अपना रियलाइज करे पोटेंशियल और उसी को डेवलप करे, या फिर उसके अंदर जो चीज है वो उसको विकसित करे। तो हम दोनों को ही रख सकते हैं एजुकेशन के कंसेप्ट में। तो जब भी आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ड्राइंग आउट व्हाट वाज ऑलरेडी विद इन द स्टूडेंट। हम कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। हम एज ए टीचर हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये ध्यान में रखना है कि उस बच्चे में क्या चीज है उसको ड्रॉ आउट करना है। अभी क्या होता है कि हमें मैथ्स पढ़ाना है, हम जानते नहीं है, हम समझते नहीं कि उसको मैथ्स में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको मैथ्स का जो प्री रिक्विजिट है उसको आता है या नहीं आता है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, वो हमारे लिए कभी कभी मिसिंग होता है। लेकिन जब हम एजुकेशन को पूरी तरह से एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, आई वांट टू implement it, then we have to make it कि how we can draw out something, the prerequisites within the students, and then we can start the base. And it is a education is the pedagogical science. It's a very important. While I'm talking about the pedagogy means it's how we are implementing the instructions in the class. कि एक टीचर जब किसी क्लास में जाता है, किसी चीज को पढ़ाने के लिए जाता है, ही प्लान्स एवरीथिंग। जैसे अगर हमें युद्ध करने जाना हो और आप सैनिक हो भारत इंडियन आर्मी का, तो आप पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करेगा तो वो पूरा स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे हम उसका ऑपरेशन करेंगे, कैसे हम उसको सेव करेंगे। So pedagogy is a something like that. If you go into the classroom, तो आपके पास क्या तैयारी है एज ए टीचर और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज अ बिग साइंस।
So while we talk about the education, that we have to think very two clear picture कि एक उस स्टूडेंट के अंदर क्या है, कितना पोटेंशियल है, और एज ए टीचर इफ आई एम गोइंग टू समथिंग इम्प्लीमेंट इनटू द क्लासरूम, देन हमारे पास कितना तैयारी है। अगर हम दोनों ही चीज को बड़े अच्छे से बड़े ही एमिकेबल तरीके से अगर हम उसको बड़े फिट तरीके से समझते हैं, तभी हम एजुकेशन के मीनिंग को समझ पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जब हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, दर्शन के बारे में बात करते हैं, इसको हम दर्शन को हमेशा वी ऑलवेज से दिस इज द लव ऑफ विजडम। इट्स अ ग्रीस वर्ड, और 6th सेंचुरी में ये वर्ड आया था फिलॉसफी। फिलॉसफी का जो ग्रीस में है सोफिया, सोफिया का मतलब होता है विजडम, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, और फिलो का मतलब होता है लव। तो जब भी आप किसी से ज्ञान से प्यार करते हो, ज्ञान का मतलब है कि बहुत लोग तो पैसे से प्यार करते होंगे, बहुत लोग अपनी प्रेमिका से प्यार करते होंगे, बहुत लोग हर चीज से प्यार करते हैं, लेकिन हमें और जानना है, हमें और समझना है, हमें उसके बारे में और कोई चीज चाहिए। हम अगर अगर हम किसी के गुण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस गुण के बारे में बहुत विस्तार से समझना होगा। अगर हम कोई सपोज करो कि ये हमारे हाथ में पानी का ग्लास है, और हम अगर पानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पानी के बारे में बहुत सारी चीज को विस्तार से समझना होगा। तो अगर हम पानी के हर गुण को समझना चाहेंगे तो हमें उसके 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 बारे में बहुत सारा किताब पढ़ना होगा, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना होगा, बहुत सारा ज्ञान चाहिए। तो जब जब तक आपका इटरनल ट्विस्ट ऑफ द ट्रूथ नहीं होगा कि आप आंतरिक रूप से सही में ज्ञान को अर्जन करना चाहते हो, ज्ञान आपको चाहिए, आप बुद्धि स्टैब्लिश करना चाहते हो, तब तक आप फिलोसफिकल नहीं हो सकते। तो जिस दिन आपको फिलॉसफी समझना हो, जिस दिन आपको फिलोसफिकल होना हो, उस दिन आप ज्ञान की बातों से, ज्ञान से आप प्यार करना शुरू कीजिए। मतलब आपको और अपने आप अंदर में एक शक्ति लानी होगी, एक और चीज लाना होगा कि मैं हर चीज के बारे में कैसे समझ लूं, हर चीज के बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कर लूं। लेकिन ये जो बात है फिलॉसफी की बात है, वो एजुकेशन में क्यों आई? व्हाई द एजुकेशनल फिलॉसफी? So, as an educationist or as an educator, as a teacher, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने नहीं जाते हो, आप यू हैव द लॉट ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर स्टूडेंट्स। सिर्फ आप अगर चाहते हो कि मैं गया और एक आईटी करके आ गया, मैं एक साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा के आ गया, मैथ्स पढ़ा के आ गया, किसी को ड्राइंग करना सिखा के आ गया, तो सिर्फ वो आप हो सकता है कि आप एज ए टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जॉब करके आ गए। लेकिन एज ए टीचर इफ यू फील कि हमारा उस पूरे क्लासरूम में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ या उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कितना इम्पैक्ट होगा, कितना उस बच्चे के साथ हम उस बच्चे का जीवन कितना बदल सकते हैं, तो आपको एजुकेशनल फिलॉसफी का सहारा लेना पड़ेगा। और जब भी आप एजुकेशनल फिलॉसफी का सहारा लेते हैं तो क्या होता है कि यू कैन इंटरप्रिटेट द ह्यूमन नेचर। आपको एक ऐसा समझदारी विकसित हो जाता है, यू कैन कि आपके सामने जो भी स्टूडेंट्स है, वो whoever it is, you can understand what is his nature, वो किस तरीके से सीख सकता है, उसका क्या गुण है, वो कैसे सीख सकता है, किस किस भावना के साथ वो विकसित हुआ है, उसके इमोशंस क्या क्या है। So if you will able to understand, if you will able to interpret the person, the human being, और उसके बारे में समझदारी विकसित कर लो, तो आपको पढ़ाना आपके लिए एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो सकता है। तो वहां पर आपको अगर एजुकेशन फिलॉसफी का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आप वहां पर बड़े अच्छे से सक्षम रूप से एक अच्छे टीचर बन सकते हो। एंड इवन यू कैन यूनिवर्सलाइज देयर रिलेशनशिप विद द मैन। अगर वो कोई स्टूडेंट्स के बारे में आप समझ लें और उसके बारे में आपको सारा ज्ञान पता चल जाए कि अच्छा इस स्टूडेंट, ये बच्चा कब खुश होता है, कब इसको अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, तो क्या होगा कि आप उसको और भी आगे जोड़ सकते हैं, उसकी कड़ी, उसका दुनिया और भी अच्छा से विकसित कर सकते हैं।
और जब आपको एजुकेशन के बारे में पता है, जब आप कोई भी चीज पढ़ाने के लिए जाते हैं, किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ा, अगर आपको खुद क्लियर आइडिया नहीं हो, क्लियर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं हो कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने के बाद उस बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा, तब तक आपका वो जो एजुकेशन है, तब तक आपका जो क्लास है वो उतना रिसोर्सफुल नहीं हो पाएगा, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो जब भी आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, तो आप एक बड़े अच्छे से एम्स को डिजाइन कर सकते हो कि किस तरीके से एम्स बनाए, क्या आइडिया होना चाहिए, कैसे हम उस क्लासरूम में जाएंगे तो पूरा का पूरा क्लासरूम जो है एक बड़े अच्छे से विकसित तरीके से रहेगा। एंड देयर इज ए बिग थिंग, इफ यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस टू वन, नंबर वन एंड नंबर टू थिंग्स, कि एक अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेट द ह्यूमन नेचर और आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सही होगा, तो क्या होगा कि आप उस पूरे क्लासरूम में आपका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। आप बच्चे और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर का जो एक रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड द क्लासरूम सिस्टम। अगर मान लो कि कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ ही नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, अभी जैसे ऑनलाइन क्लास में मैं देखूंगा कि बहुत सारी जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, लेकिन इफ आई कैन आस्क, इफ आई कैन टॉक टू देम, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि अच्छा इनकी ये जरूरत है, इनकी ये जरूरत है, इनकी ये जरूरत है, और मैं एक बड़े अच्छे से फिर उनके लिए क्लासरूम, उनके लिए पूरी तरह से सिस्टम स्टैब्लिश कर पाऊंगा। तो दैट विल बी द रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट। हम उसके सोशल, इमोशनल, फिजिकल, उसके हर भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर हम उसके भावनाओं को नहीं समझ पाए तो फिर हमारा रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश हो सकता। देयर इज द वैल्यू। तो इफ यू आर टीचिंग और if someone is learning, then what is the value? अगर मैं यहाँ पर आज आपके पास 2 घंटे या 1.5 घंटे we will talk on this topic, so what is the value of this topic? Let us understand. Maybe the value, if I'll count it as an educator, आप लोग जो है एग्जाम में थोड़ा एजुकेशन के बारे में समझ लेंगे, थोड़ा फिलॉसफी के बारे में समझ लेंगे, तो आपका एग्जाम में जहां पर आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो आई कैन काउंट इट कि आज के क्लास से आपके एजुकेशन साइकोलॉजी में नंबर अच्छा आ जाएगा। देन मे बी इन द लॉन्ग रन someone will start the researching on the education psychology, education philosophy, or something philosophically. They will start some some hypothetically they will design some modules, कि कोई अच्छा एजुकेशन का मॉड्यूल डिजाइन कर सकता है, कोई हाइपोथेसिस डिजाइन कर सकता है, कोई क्लासरूम में बहुत अच्छा सा एक पेडागोजी डिजाइन कर सकता है। सो दीज आर द वैल्यूज, कि आप जब जब आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो आपका वैल्यूज बढ़ता जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, हम आपको पूछें कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आप किस परिवार से हो, आप कैसे काम करते हो, तो क्या पता चलता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए। तो यू विल से ओके योर फादर, ओके ही वाज द ग्रेट पर्सन, ही वाज डूइंग वेरी गुड जॉब, सो दैट्स व्हाट यू गॉट द वैल्यूज फ्रॉम द फैमिली, कि आपके संस्कार अच्छे हो गए। देन द लास्ट पार्ट इज द एजुकेशन फिलॉसफी। अगर आप बड़े अच्छे से जानते हो तो थ्योरी ऑफ द नॉलेज जो है ये आपको बड़े अच्छे से आ सकता है, आप इसको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके जीवन में बड़े अच्छे से कैसे हम लर्निंग थ्योरीज को, कैसे नॉलेज की थ्योरी को हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो यस, बिफोर गोइंग टू फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज यू टेल मी व्हाट यू वांट टू से। Unmute yourself. Somebody is hand raised. Raise their hand. Okay. I think no one has raised their hand. Okay. तो जब हम एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 मेजर ब्रांचेस हैं। एक सबसे जो बड़ा ब्रांच है
सबसे जो मेजर ब्रांच है वो मेटाफिजिक्स का ब्रांच। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स, कि किसी भी चीज के नेचर को समझना। नेचर को समझना का मतलब क्या है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई फिजिकली कोई चीज है, से आई एम इन ए रूम वेयर द एयर कंडीशन इज मूविंग ऑन, जहां पर एयर कंडीशन चल रहा है। अब एयर कंडीशन चल रहा है तो इसका नेचर क्या होगा कि रूम ठंडा होगा। हम रूम के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हम मेटाफिजिक्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहें तो किसी बुक में क्या होता है, पूरी तरह से उसमें मटेरियल्स लिखे होते हैं, पूरा करिकुलम लिखा होता है, पूरा सिलेबस लिखा होता है, पूरा कंटेंट लिखा होता है। अगर आप उसको समझना चाहें तो क्या होगा, आपको उस कंटेंट को बड़े अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। और आप उसको अगर किसी चीज से रिलेट करना चाहो, सपोज करो कि कहीं पर पहाड़ के बारे में कोई कंटेंट है, कोई किताब में पहाड़ के बारे में लिखा हुआ, तो अगर हम फिलोसफिकली उस किताब को पढ़ें और फिलोसफिकली उस किताब को सोचें, तो हम पढ़ते पढ़ते उस पहाड़ के बारे में बहुत कुछ ऐसा चीज सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने उस किताब में वो कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, कि मे बी आई कैन गो इन टू दैट माउंटेन जहां पर कि वो बर्फ जमी हुई है, जहां पर बहुत कुछ है। अगर आप मेटाफिजिक्स के बारे में और जानना चाहते हो, आप अपने क्लासरूम में बहुत सारा चीज यूज करते हो। क्या क्या यूज करते हो, आप अपने क्लासरूम में टीचिंग एड यूज करते हो, टीचिंग मटेरियल्स यूज करते हो। आप बहुत सारा ऐसा 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 मटेरियल्स यूज होता है जिसको कि आपको समझना होगा कि कैसे हम उसको यूज करें। अब अगर हम इसी को ह्यूमन बीइंग के बारे में जाने कि मे बी द सम पर्सन इज स्लीपिंग इन द क्लास, कोई व्यक्ति क्लास में सो रहा है, किसी का इंटरेस्ट नहीं, कोई हम उस व्यक्ति का उसको देख कर समझते हैं कि अच्छा वो पता नहीं उस क्लास में उसको मन नहीं लग रहा होगा, या वो कंटेंट जो है उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या वो कंटेंट में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपको फिलॉसफी समझ में आता है तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका कोई कंटेंट हो जिसको आप पढ़ा रहे हो, हर चीज को आप फिजिकली समझ सकते हो। उसके रूपरेखा, उसके जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसको समझ के आप उसका स्टडी कर सकते हो, और उसके बाद आप पूरा अच्छा क्लासरूम डिजाइन कर सकते हो एक बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें कि जब आपको एजुकेशनल फिलॉसफी आ जाता है तो आप किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी जगह को देखकर, किसी भी कंटेंट को देखकर आपको उसके बड़े ही फिजिकल तरीके से, उसके भौतिक रूप से आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उसको समझ सकते हो, कैसे उसके बारे में और कोई धारणाएं विकसित कर सकते हो, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपके अंदर फिलॉसफी आता हो। देन द एक्सियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं कि अगर आपके पास, मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखता हूं, आपके पास जगह बहुत है क्लासरूम में, बट आप क्या करते हो उस क्लासरूम में, आपको पता ही नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहाँ बिठाएं, सामने बिठाएं, बगल में बिठाएं, या गोल करके बिठाएं, या चकोर में बिठाएं। आपको क्लासरूम डिजाइन करने के लिए आता नहीं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं पता होता। हम मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक कोई फंक्शन हो रहा था, वहां पर किसी टीचर ने कोई चीज सजाया हुआ था, एंड देन आई आस्क कि अच्छा ये थोड़ा सा 1 फीट नीचे होता तो और भी अच्छा होता। मीन्स व्हाट? So if you have the philosophical thinking, you will be understand the aesthetics, कि उस चीज की ब्यूटी कितनी अच्छी से बढ़ सकती है, उसका एथिक्स कितना अच्छा से हो सकता है, उसका एक्शन कितना अच्छा हो सकता है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन हम पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, उस क्लासरूम में कोई हमें स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा, उस क्लासरूम में हमें कोई बड़ा अच्छा से मनोरंजन नहीं मिल पा रहा। तो क्या होगा कि हम उसको एस्थेटिकली जो है उस क्लासरूम को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। So if you have the good knowledge of the philosophy, then you can design the very aesthetic classroom. You can have the very actionable behavior. You could have the very positive behavioral support within the class.
देन एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द नॉलेज। हम इसको बार बार में इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मीमांसा है, ये जो हमारा ज्ञान को अर्जन करना है, कैसे हम नॉलेज को बढ़ाएंगे, कैसे हम किसी चीज को और भी समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी टॉपिक को कैसे हम माइन्यूटली देखने की कोशिश करेंगे, ये हमारा जो फिलॉसफी है इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से कि जब हम ये पूरा क्लास 3 दिन करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, हमारा एक्सपीरियंस जो है हम उसको बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं आपके जीवन में। आप जब भी एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए ट्रेनीज, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग और टीचिंग और समथिंग, और इवन यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। आपको एक मानव होने का एक्सपीरियंस है, हर चीज का एक्सपीरियंस है आपके जीवन में। आप जब से जन्म लिए हो अभी तक जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को जमा किए, तो उसको हम एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करें, उसका इम्प्लीकेशंस कैसे एजुकेशन में आए। अगर आपको थोड़ा सा भी फिलोसफिकल ज्ञान हो जाए तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी यूज कर सकते हो, आप बहुत सारा चीज विकास कर सकते हो, बहुत सारा चीज डेवलप कर सकते हो। इस आज के इस 3 दिन के सेशन में आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो आइडिया है इसको कभी कभी हम आइडियलिज्म भी कहते हैं। तो ये आइडियलिज्म जो है ये बहुत अच्छे से ये आइडिया को कैसे समझते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर दिन कोई ना कोई टीवी में अगर कोई एडवर्टीजमेंट है तो वो बदल जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, तो उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है। ये तो बिजनेस की बात है। आपके क्लासरूम में भी आप देखे होंगे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन है तो वो कोई उसके हिसाब से पूरा का पूरा स्कूल का पूरा पढ़ाने का सिस्टम, उसका डेकोरेशन का सिस्टम, हर चीज बदल जाता है। तो जब आप कोई चीज को बदलना चाहते हो, जब आप कोई चीज को चेंज करना चाहते हो, लेकिन चेंज कैसे करोगे? to based on the some basic ideas, the based on the some basic we can say the nature। बेसिक नेचर क्या है? मैंने एक नेचर लिया कि जब कोई फंक्शन होगा उसके फंक्शन आने के बाद वो पूरा एडवर्टीजमेंट बदल जाता है, फंक्शन आने के समय में पूरा स्कूल का डेकोरेशन बदल जाता है। तो क्या है, हमारे आइडियाज किसके साथ बदल रहे हैं? किसी चीज के साथ प्रोपोर्शनली बदल रहे हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ माइंड, डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ माइंड मीन्स कि जो आपके सोच है, दिमाग है, वो कोई चीज को देखने के बाद, कोई चीज को सोचने के बाद, किसी चीज के बारे में जानने के बाद क्या होता है, वो बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई नया चीज देखोगे, कोई नई जगह पर जाओगे, आप कोई विदेश चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, and you see that what are the special education systems are there, so what will be happen when you will come back? You will say okay, हमें अपने पढ़ाने में ये बदलाव करने चाहिए, we have to change all these things, we have to change this pedagogy, we have to change this kind of teaching aid। so this is the idealism कि जैसे ही आपकी डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ माइंड बदलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, थ्योरी बिफोर प्रैक्टिस। जब आइडियलिज्म के बारे में बात आता है तो आपको थ्योरी के बारे में समझना होगा, आपको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान अर्जन करना होगा। और इसके लिए क्या होता है, हमारा लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। मे बी कोई आइडिया अमेरिका में काम कर रहा हो लेकिन वो आइडिया इंडिया में काम नहीं करेगा। तो लॉजिकली वी हैव टू फाइंड आउट। तो जब हम आइडिया के साथ कोई भी काम करेंगे तो हमें क्या होगा, एक लिबरल एजुकेशन बन सकता है, एक बड़े अच्छे से एमिकेबल एजुकेशन बनेगा। जब भी हम अपने आइडियाज को बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो हमें खुद खुशी होती है, और जब आप खुश होंगे एज ए टीचर तो क्या होगा, पूरे क्लासरूम में एक अच्छी सी खुशी हम दे सकते हैं, हर बच्चों के साथ खुशी शेयर कर सकते हैं। जब हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, हमने 3 डोमेन कहा था, आइडिया एंड सेकेंड इज द एक्सपीरियंस। सो जब भी हम एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, जब भी हम एक एक्सपीरियंस के बारे में समझना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं,
तो एक्सपीरियंस हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। आपने वो चीज अपने जीवन में करके देखा है, चाहे वो टेक्निकल तरीके से करके देखा हो, चाहे रैशनल तरीके से करके देखा हो, चाहे किसी जगह पर पढ़ के देखा हो, करिकुलम में पढ़ के देखा हो। लाइक कि आप क्या करते हैं, यूट्यूब को देखते हो और यूट्यूब को देखकर खाना बनाने के लिए सीखते हो। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, वहां पर आपको पूरा टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है कि कैसे कैसे पढ़ाया जाए। एंड इफ यू आर देयर इन द स्पेशल एजुकेशन सेक्टर, व्हाट हैपेंस, यू गो फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो व्हाट हैपेंस कि आपको वहां पर पूरा टेक्निकल रेशनल हर तरीके से ज्ञान दिया जाता है कि कैसे आपको आईपी बनाना है, कैसे ग्रुप टीचिंग करना है। देन यू गेट द एक्सपीरियंस। ओके, तो इफ यू फाइंड आउट द एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का जो पहला एक्सपेरिमेंटल तरीका है, जो एक्सपेरिमेंटल जो है, वो उसमें आपको बड़े आराम से, बड़े सोच को विकसित करते हुए, टेक्निकली रेशनली करिकुलम को देखते हुए तभी आप एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस लेते हैं और वो क्या होता है, इंस्पिरेशन के साथ मिलता है, रोमांटिज्म के साथ मिलता है। हम कभी घूमने जाते हैं और घूमने जाते हैं तो पहाड़ पर देखे कि वहां पर हरी हरी वादियां हैं, वहां पर हमें बड़ा अच्छा मन करता है। और जब वहां से वापस आते हैं, हम कहते हैं कि आहा कितना अच्छा था, कितना बड़ा अच्छा कहानी हो रही थी, कितने अच्छे मौसम थे, कितने अच्छे बर्फ गिर रहे थे। तो वो भी आपका एक्सपीरियंस है और वो रोमांटिक एक्सपीरियंस है। लेकिन ये क्लासरूम में भी हम, ये रोमांटिज्म जो है वो स्टार्ट हो सकता है हमारे साथ। अगर आप एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करते, चाइल्ड सेंटर मतलब कि आप उस बच्चे को क्या चाहिए, उस स्टूडेंट को क्या चाहिए। आप जब आईपी स्टार्ट करते हो, तो आप सिर्फ एक पन्ने में लिखकर ले जाते हो कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है, ऐसा काम करना है, ये टास्क एनालिसिस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस फील करने की बात, कि आप उस सब्जेक्ट को, सब्जेक्टिविटी को समझो कि उस स्टूडेंट को अगर मैंने ये ऐसा चीज पढ़ाया तो उससे उसको क्या क्या समझ में आया। लेट्स फील योरसेल्फ कि हमने जब आईपी इंप्लीमेंट किया तो उस बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसकी उसका जो इंडिविजुअलिटी जो थी वो कैसे चेंज हुआ, उसके इंडिविजुअलिज्म में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जब आप एक, वहां भी आपको रोमांटिज्म लगेगा। मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल और देना चाहूंगा। मनोविकास में वी हैव डन द सो मेनी चेंजेस। हम लोग जब मनोविकास में स्टार्ट किए थे, तो एट दोस पीरियड देयर वाज नो इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट। तभी इंक्लूजन के बारे में बातचीत नहीं करते थे। तो हम लोग अपने बच्चों का, जो हमारे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स होते थे, उस स्टूडेंट्स को हम लोग मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन दिलाते थे। तो वहां पर वो एक्सपीरियंस हमें तब मिला कि जब हम उसके बारे में सोचे, आइडिया विकसित हुआ कि नहीं, ये कहाँ जा सकते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाई करने जा सकते हैं। और फिर जब वो मेन स्ट्रीम स्कूल में अच्छा पढ़ाई करने लगे, उनमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने लगा, तो फिर क्या हुआ, हमें एक एक्सपीरियंस हुआ। एंड लेटर ऑन यू विल फाइंड कि बहुत सारे, हर जगह पर हम आज इंक्लूजन के बारे में चर्चा करते हैं, हर कोई इंक्लूजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से, एक हम जस्ट उसको करते जाओ, आपके पास कोई टेक्निकल या रैशनल या कोई करिकुलम वाला नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में उस बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं, उसके इंडिविजुअलिटी को डेवलप करते जा रहे हैं। देन यू विल फील ओके, दीज आर द डेवलपमेंट, दीज आर द एक्सपीरियंस आई एम गेटिंग। एंड द डेवलपमेंट मीन्स, विकास किसको कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या आप विकास करोगे एज ए टीचर, व्हाट यू विल डेवलप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि जब आप एजुकेशन फिलॉसफीज के बारे में समझते हो, या आप पूरा स्पेशल एजुकेशन या कोई भी इस पूरे सिस्टम में आप अगर आते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग के सिस्टम में जब आते हैं, तो आपको एक थियोलॉजी आ जाता है। टेलोलॉजी का मतलब होता है कि आपको कैसे कोई चीज डिजाइन करना है, उसका पर्पस क्या है। आप चाहे वो क्लासरूम डिजाइन करो, चाहे आप कोई पढ़ाने का इंस्ट्रक्शन डिजाइन करो, चाहे करिकुलम डिजाइन करो, कोई भी चीज करो, ये एक पूरी डेवलपमेंटल थ्योरी आप डिजाइन कर सकते हो।
कि कोई भी चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम बड़ा कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू हियर कि आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं अपनी क्लास में, हो सकता है मैथ्स के लिए आपको बहुत सारे टीचिंग एड लेकर जा रहे हैं, और वो टीचिंग एड मे बी दैट इज नॉट यूजफुल फॉर सम स्टूडेंट्स, मे बी दैट स्टूडेंट हैज अ डिफरेंशियल नीड, उसको और कोई दूसरा जरूरत है, मे बी he is a blind student and he is not able to see that your teaching aid, आप जो क्लासरूम में टीचिंग एड लेकर गए वो बच्चा देख नहीं पा रहा उसको, और उसमें टेक्टाइल सेंसेशन भी इतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप दूसरे दिन जब उस क्लासरूम में जाओगे तो आपका टीचिंग एड दूसरी तरीके से डेवलप होगा कि उसमें टेक्टाइल सेंसेशन वाला भी आप टीचिंग एड ले जाओ। तो जब आपके अंदर पूरा ये फिलोसफिकल थॉट आ जाता है तो आप खुद अपने अंदर ऐसा चीज डेवलप कर लेते हैं कि आपका करिकुलम भी बड़े अच्छे से डिजाइन हो रहा है, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बड़े अच्छे से डिजाइन हो रहा है, आपका पर्पस भी बड़े अच्छे से डिजाइन डेवलप हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो जब हम अब हम बात करेंगे, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और आप लोगों से बात करें कि आप लोग बताएंगे कि क्या क्या समझा और क्या आपको और जानना चाहिए। सो लेट अस टॉक वन बाय वन। सो एनीवन कैन रेज योर हैंड एंड देन यू कैन स्पीक। अभी तक आपने एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में क्या क्या समझा? या प्लीज यू कैन रेज योर हैंड एंड देन यू कैन स्पीक। या एनीवन? then I will request Himanshu, Anand, Utkarsh. Yeah, unmute yourself, please, Himanshu. ये तो क्या हो गया कि हम जान के अपना कैमरा ऑफ कर लिए। ओके, अल्ताफ अंसारी, यू अनम्यूट योरसेल्फ। अल्ताफ अंसारी, आकाश पाल, okay, Hitesh Singh, you unmute yourself, your camera, mic. Princess Sharma, you can unmute yourself. आपको you have to ask your question, you have to speak something. आपको कुछ बोलने के लिए आना चाहिए ना, कुछ बोलना तो चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? यस हितेश सिंह, बोलिए। सर आपने अभी डेवलपमेंट के बारे में बताया, इसमें टेलोग्राम ही बताया, डिजाइन एंड पर्पस और करिकुलम डिजाइनिंग, डेवलपमेंट थ्योरी, एक बार इसको रिपीट कर देंगे सर? यस, सो इफ यू हैव द गुड आइडिया देन you can develop some experience, you will have some experiences, and on the basis of your idea and experiences then how you are developing something. तो हम एज ए टीचर क्या क्या डेवलप करते हैं? जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमने एक एग्जांपल दिया कि मे बी आई एम ब्रिंगिंग सम टीचिंग एड इनटू द क्लासरूम, कोई ऐसा चीज हम पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, अब पहले दिन वो टीचिंग एड हमारा काम नहीं किया, उस टीचिंग एड से कोई हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या करोगे नेक्स्ट डे? शुड वी टीचिंग एड और नॉट? So how we are changing the things, how we are developing some new modules. So this is the development, okay? And once you are developing in the curriculum, maybe as a teacher, if I'll find out, okay, this system is not working, this instructions is not working in my classroom, I will change some new instructions, I will develop some new theory, I will refer some new books, I will refer some new knowledge, and then I will bring something new into the classroom. So that is called development. Okay? Yes. Anyone else? सर लिबरल एजुकेशन में क्या बताया था जी? सर लिबरल एजुकेशन क्या नहीं समझ में नहीं आया? ओके, लिबरल एजुकेशन दूसरे ना। ओके, हाउ बेसिकली जब भी हम एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या बात किया कि एजुकेयर और एजुसेयर, मतलब हम कैसे किसी बच्चे का कैसे किसी बच्चे का पूरा केयर तरीके से उसका केयर करके उसके पोटेंशियल को
समझकर कैसे हम उसको आगे करते हैं। देन हम एक उसको नर्चर कैसे करते हैं। सपोज एक बच्चे में कोई गाने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आपने पूरी तरह से उसको समझा एंड देन उस गाने के पोटेंशियल को आपने केयर किया और बड़े आराम से उसको आगे तक ले गए। अब आप समझो कि मे बी समथिंग इज आई कैन टेल यू, पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था कि इफ समबडी इज बॉर्न विद द ब्लाइंडनेस, कोई अगर बच्चे को जन्म से वो अगर ब्लाइंड है, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो क्या होता था कि लोग सोचते थे कि वो गाना गाएगा और उसका पूरा का पूरा डिजाइन ही, पूरा उसके लाइफ का डिजाइन गाने के आसपास होता था। उसको म्यूजिक स्कूल में एडमिशन दिलाते थे और फिर वो म्यूजिक ही सीखता था। अगर कोई मेंटली चैलेंज पर्सन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों का अगर स्कूल हो, तो हम पहले प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से पढ़ाई करते थे। क्लास 1 2 3 4 के बारे में तो पता ही नहीं था। ओके, तो अब क्या हुआ, जब हम एक लिबरल हुए कि हमें जो भी डिफरेंट ओपिनियंस हमारे लाइफ में, डिफरेंट ओपिनियंस पूरे समाज में आया कि नहीं नहीं, पर्सन विथ एनी डिसेबिलिटी और एनी स्टूडेंट और एनी चिल्ड्रन have the rights to go into the mainstream school, have rights to go for the education. अब क्या हुआ, जब हम थोड़े लिबरल हो गए कि सबको हमें शिक्षा देना है, तो now we have changed the schooling system. No, persons with intellectual and developmental disability will go to the class 1 2 3 4 5. There will be no secondary, primary, secondary or pre-vocational or vocational kind of classification. So this is for the liberal education. Okay, and then what happens, we came to we understood the persons with blindness, they are the good teacher, they are good the professor, they are good researcher, they are good scientist. Then what we have done, we have changed our mindset. Even we have seen the many persons with blind persons, they got qualified in the IAS examination, UPSC के एग्जाम में वो क्वालिफाई करे। तो क्या हुआ कि यूपीएससी ने अपने पूरे सिस्टम को चेंज किया कि नहीं, पर्सन विद ब्लाइंडनेस में इतने पोटेंशियल है, इतनी एबिलिटी है कि वो आगे बढ़ सकता है और उसको हम आगे कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लिबरल इन एजुकेशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन इज डेवलपिंग देयर पोटेंशियल, वो कैसे अपने पोटेंशियल को डेवलप कर रहा है। तो अगर हम इन सब चीजों का स्टडी करते हैं, इन सब चीजों के बारे में एक अच्छी समझदारी विकसित करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिबरल इन द एजुकेशन। सो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी विल गेट इट इनटू द थ्रू द एजुकेशनल फिलॉसफी। ओके, तो सर एक्सक्यूज मी जी सर, yeah. Meenakshi from Amasyeva Sangam. Yes, please. Sir, what is the role of metaphysics in special education? Because you talked about. Hello, madam. Ram Ram. अरे तुझा रे नंबर ना बांध है. Just a minute. Hello. Yes, please. Sir, what is the role of metaphysics in special education? Okay. And so this is good question. Yeah. And you stressed about pragmatism, experimentalism, and that is why it is a little bit ambiguous for me. So please explain me, sir. So if I'll go one by one, and so the question of metaphysics is the nature of the mind. Okay, nature of the mind. If I'll say. The question how your mind is questioning, how your mind is talking about some kind of fundamental reality, the fundamental natural maybe the space, maybe the person, maybe the classroom. So understanding the human being, if I say, maybe some person he is not able to. I'll give you the very basic example. Maybe some person, some student, he needs the
augmentative and alternative communication. He may need the picture communication. He may need the computer. He may need some kind of the accommodation in the classroom. So unless and until if you are not understanding the questions, what he needs, what his physical need is, so this kind of study you will get into the metaphysical study. So you have to understand the examples. I can give you the another example in the metaphysical thing. So maybe the God. Okay, this will be the bigger thing. So let us understand the focus on the reality. So if I talk about the reality, if I have given you the example of that person, he needs the alternative and augmentative kind of communication in the classroom, and you understood about his physical need, you asked many questions in your mind, what kind of need he requires, what kind of support he requires, what kind of accommodations he requires. So you ask so many questions yourself about that person, and then you find out, okay, these are the things he may require. And the second thing is the very speculations is there. So there are so many unanswerable questions. There are so many unanswerable scientific observations. Maybe I can tell you there's a good thing which we can bring here. There is some unanswerable question is some person some student he has the autism, and he is very much the fond of fan. वो पंखे के पीछे घूमता रहता है और वो पूरे पंखे को घुमाता रहता है, and he is playing with the fan. If I'll ask you why he is doing like this, who will answer? As a teacher, do you have the answer of this question? You don't have the answer of this question. The answer is only to that person. Maybe it is stimulation to him, or maybe it is a kind of self-satisfaction to him, or maybe a sensory issue to him. That's what he is playing with the fan. So if you understand the metaphysically, if you question yourself, then you can go beyond to this. Okay, then you will go to the to understand why he is very much fond of the fan. You will read so many journals, you will read so many books, you will read so many research, you will refer to so many things, and then what will be happen? Then you may reach to some conclusion. Okay, these are the 3-4 reasons. That's what the person is doing like this. And that reason, understanding that reason through the knowledge process, through the assessment process, through the analysis process, that is called the metaphysical study. So it is very if we say कि हम बड़े आसानी से ये कह देते हैं कि कोई चीज को भौतिक रूप से हम देखकर समझ लेते हैं कि ये बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, किसी का हाथ नहीं काम कर रहा, किसी को दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम उसको पूरा स्टडी करें, पूरा उसको समझने की कोशिश करें, पूरा उस व्यक्ति के हर चीज को जानने की कोशिश करें, उसकी डिसेबिलिटी को जानने की कोशिश करें, that is called metaphysical study. So this is the something which we need to make kind of things. Sir, Jagdish sir, please sir. Unmute yourself, sir. What she's asking is, I just wanted to add something, what we have already said, that metaphysics mein jo hai, the reality is determined by individual sense of experience. What I experience, I know it. What you experience, you know it. I am touching something hot, so I know it. But if I tell you this is hot, you may agree, you may not agree. So similarly, metaphysics is totally depend on one's experience, what I experience and what I realize. So only my experience are realities. So that's what metaphysics says. And metaphysics does not believe in spirituality. वो अध्यात्म बात में नहीं विश्वास ही नहीं करती है। वो कहती है कि भाई जो चीज है, what I can see, what I can feel, what I can sense, what I can experience is ideal. वही, that is metaphysics. Thank you, sir. Yes. Okay. So now I will go further.
and I will also talk about in Indian philosophy. Okay, हमारे भारत वर्ष में, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो दर्शन शास्त्र है ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे उसमें ये भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और इसके बहुत सारे प्रमाण जो है ऑलरेडी हमारे पास है, भारत के बहुत सारे इतिहास में आपको दिखने के लिए मिलेगा. तो इफ आई से द फिलॉसफी मीन्स, फिलॉसफी इज द काइंड ऑफ, इसको हिंदी में बड़े अच्छे शब्द में कहते हैं प्रेम का प्रज्ञा होना. प्रेम का प्रज्ञा होना, प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान से प्रेम होना. अगर कोई व्यक्ति को बुद्धि से प्रेम हो जाए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता है, कोई प्रज्ञावान व्यक्ति बनना चाहता है, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना चाहता है, कोई, if someone wants to develop his knowledge, then it is something which we can say having very great things in India, कि हमारे यहाँ शुरू से ही अगर हम देखें, जब से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जब से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उस समय से लेकर अभी तक के हर चीज का कहीं ना कहीं हमें ज्ञान, कहीं ना कहीं उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है. तो भारत में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा there is a big change, I can say that is a big development we can say has happened. We came to know that there is something is called Param Satta, there is something is called God, and हम उसको उसके साथ साक्षात्कार करें, उसको हम भगवान के साथ हम अपने आप को जोड़ें. तो भारत की फिलॉसफी में कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा रही है, कहीं ना कहीं हमें जो एक चीज रहा है कि हमें साक्षात ज्ञान मिलना चाहिए. साक्षात ज्ञान का मतलब है कि हमें किसी चीज से साक्षात्कार होना है, चाहे वो हम भक्ति करके साक्षात्कार हो जाए, चाहे हम बहुत सारा पढ़ के साक्षात्कार हो जाए, योग के मार्ग पर चल जाए. तो भारत में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक ज्ञान हमें मिलना शुरू हुआ है बहुत साल से, इवन कि वैदिक काल से ही हम देखते हैं कि भारत के शास्त्र में ये पूरे दर्शन के बारे में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है. लेकिन ये जो दर्शन शास्त्र का जो अनुभव है, इसकी व्याख्या बड़े हर जगह की गई है. अगर हम वेद के बारे में बात करते हैं तो वेद के बारे में बहुत ही चीज वेद में जो है ज्ञान की मीमांसा के बारे में लिखी गई है. मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा का मतलब है कि हम जो मेटाफिजिकल के फिजिक्स के बारे में बात किया सर ने, तत्व ज्ञान के बारे में, कि कोई चीज को हम कैसे अनुभव करते हैं, हम सेल्फ कैसे अनुभव करते हैं, तो उस चीज को कैसे एक किसी ने अनुभव किया और कैसे उसको लिखा गया, वो सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पुराना जो स्क्रिप्ट है इंडिया में, दैट इज द वेद. एंड इट इज सेड दैट द वेदा वाज रिटन बाय ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा. तो उस समय कोई लिखने की चीज तो थी नहीं. देन हाउ ही हैज रोट द वेदा? देन इट इज सेड कि उन्होंने बोला और लोगों ने, जो ऋषि मुनि थे, जो उनके आसपास के प्रकृति थे, उसने सुना और वही सुने हुए चीज को फिर अलग अलग तरीके से लोगों ने व्याख्या किया और इसके बाद वेद बन गया. तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो फिलोसफिकली ड्रिवन है. वो बहुत सारा चीज ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान के लिए, कि हमें कहीं गॉड होता है, कोई हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, कहीं हमारा बहुत अच्छा सा इन्वॉल्वमेंट है किसी के प्रति, कोई हमारा डेडिकेशन है किसी के प्रति, तो वो उसको हम पहले से मान चुके हैं और तब हम अपने ज्ञान को विकसित कर रहे हैं. वेद कहा जाता है कि ईश्वर ने ही इसको लिखा था, और इसलिए वेद को कभी कभी ऐसा भी, उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च भी है और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स है कि जब हम सृष्टि बन रही थी, या ये पूरा जो सृष्टि जहां पर डेवलप हो रहा था, उस समय का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उस समय ही वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया हुआ था. तो ब्रह्मा जी ने क्यों इतना सारा चीज लिखा इस वेद में, इस किताब में इतना सारा क्यों लिखा? तो उनका एक ही उसका आंसर है कि ब्रह्मा जी चाहते थे, ही वांट्स टू हैव द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. जितने लोग हैं, जितने इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो प्रकृति है,
उसका कल्याण कैसे, हाउ इट विल बी सेफ। तो इसीलिए उन्होंने पूरा ज्ञान की बात उसमें वेद में जो है उन्होंने बखान किया, एंड somebody has listened to it, then later on it is scripted in a book। तो वेद तो इस प्रकार से लिखा गया। अगर वेद में देखें तो इसमें 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। वेद में अगर आप देखोगे तो एक इसमें बड़े उपवेद भी हैं। अब आप उपवेद के बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेद भी एक बड़ा सा वेद है जिसमें कि पूरे हमारे हेल्थ साइंस के बारे में लिखा गया कि हमारा हेल्थ कैसे हो। धनुर्वेद है कि पूरा कैसे हम अपने आप को रक्षा कर सकें। गंधर्व वेद है कि कैसे हम अपना इंटरटेनमेंट अच्छे से कर सकें। अर्थवेद है कि कैसे हम अपने आप को अपना राजपाट चला सकें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से जो वेद जब डेवलप किया गया तो उसमें बहुत सारे चीज थे, जिसमें शिक्षा था, हमारे कायाकल्प के बारे में था, हमारा व्याकरण था, हमारे छंद थे, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको कि लिखा गया। बाद में वेद के बारे में और भी चीज कही गई कि ये जो ऋषि मुनि है, चाहे वो चाहे जो भी अग्नि ऋषि हो या वायु हो, आदित्य हो या अंगिरा ऋषि हो, ये सब ऋषि ने वेद को जो है अलग अलग तरीके से फिर से दोबारा लिखा। तो जब हम वेद के बारे में जानना चाहते हैं, वेद में हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, इसमें इतना इतना सारा चीज लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है? उसमें बहुत सारा चीज इसलिए लिखा हुआ है कि हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सके, हम कैसे अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे ले जा सके। अगर हम वेद के बारे में देखें तो सबसे बड़ा जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद में इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे सूक्त हैं कि उसको पढ़ने के बाद आपके जीवन का हर कष्ट का आंसर मिल सकता है। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा अगर आप उसको पढ़ के फॉलो करते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम वेद के बाद धीरे धीरे हमने मूर्ति पूजा पे आ गए। हम वेद में जो है हमें ऐसा लगा कि कोई अवतार हो गया, कृष्ण जी अवतार हो गए, राम जी अवतार हो गए, या इस तरह की बात तो वेद में नहीं लिखी गई है। लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप के सोच को बदलते रहे। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जब हम वेद के बारे में बात करते हैं या जब हम कोई ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो वो ग्रंथ धीरे धीरे बदलता रहता है। तो आज अगर आप वेद को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कोई ना कोई सुकरात की नीति को पढ़ रहे हो, गांधी जी को पढ़ रहे हो, या फिर आप भगवान बुद्ध को पढ़ रहे हो, किसी न किसी चीज को पढ़ रहे हो कि जिसने ये पूरे ज्ञान की बातें कहीं लिखी हुई। तो अगर हम ज्ञान की बातों के बारे में बात करें, लेट मी शेयर यू द अगेन माय प्रेजेंटेशन। तो अगर हम हर चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे भारत में 2 तरह का फिलॉसफी है। हमारे इंडियन कल्चर में 2 तरह की फिलॉसफी है। एक जो सबसे पहला जो अगर हम मेटाफिजिक्स के बारे में बात करें या सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करें, जीवन के बारे में बात करें कि हमारा लाइफ साइकिल है, मोक्ष है, हमारा इटर्नल ब्लिस है, तो अगर हम इन सब के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा इंडियन फिलॉसफी बड़े आराम से इसके बारे में बातचीत करता है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में 2 पार्ट थे, 2 स्कूल थे, एक थे नास्तिक और एक थे आस्तिक। और जब हम नास्तिक जो हेटेरोडॉक्स की थ्योरी थी, स्कूल्स थे, जिसमें कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरक, इन सारे लोगों ने नास्तिकता के बारे में बात की कि कोई ईश्वरवाद नहीं, कोई भगवान के बारे में, कोई परमपिता परमेश्वर के बारे में कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम आस्तिक जो कन्वेंशनल स्कूल है इंडियन फिलॉसफी में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारा वैदिक टेक्स्ट, जो हम वेद के बारे में बात करते हैं कि वेद में बहुत सारे ज्ञान के बारे में बात लिखी हुई है, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में लिखी हुई है, मीमांसास के बारे में लिखी हुई है, बहुत सारे मंत्रास लिखे हुए हैं, वेदांतास लिखे हुए हैं। तो उन थ्योरीज को भी इंडियन फिलॉसफी में जगह मिला। लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स भी थे, जैसे सांख्य थ्योरी थी, योगा, न्याय, ऐसे जो थ्योरीज थे उसके बारे में भी अगर हम इंडियन फिलॉसफी को देखते हैं तो आस्तिक थ्योरी भी हमारा, उसमें भी 2 पार्ट, एक तो बेस्ड ऑन द वेदास और एंड देन देयर इज सम इंडिपेंडेंट थ्योरी। हम लोग उसको धीरे धीरे बड़े आराम से देखेंगे कि जो हम वैदिक फिलॉसफीज के बारे में बात करते हैं, इसमें
वेद में एक बड़े ही अच्छे से लिखा गया, द एम ऑफ लाइफ इज द मोक्षा। हमें मोक्ष मिलना चाहिए, मतलब हम दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म ना लें। मतलब हम अगर इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हमें मोक्ष मिलने के लिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्या काम करेंगे कि दोबारा हमको जन्म नहीं लेना पड़े। तो जो हमारा पीस है, या जो हमारी आत्मा के बारे में लिखा गया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो आत्मा जो है दूसरे चीज में ट्रांसफर हो जाती है, तो आत्मा को मोक्ष कैसे मिले। तो इन सब चीजों के बारे में एक बड़े अच्छे से, अगर हम वैदिक फिलोसफीज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे मंत्र हैं, बहुत अच्छे उसके पावर्स हैं उस मंत्र में। बहुत अच्छा रिचुअल्स लिखा हुआ है, प्रेयर्स लिखा हुआ है कि हम कैसे अपने शरीर के अंदर, या कैसे हम अपने समाज के अंदर, कि हम अच्छे चीज को कैसे डेवलप कर सके, हम एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हम सेक्रेट मेथड्स है कि वो हमारा इवोक हो सके, कि चाहे हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, चाहे हम समाज में बहुत बड़ा विस्तार कर सके, उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे आरण्यक्स हैं जिसमें कि अटैचमेंट है कि कैसे हम ईश्वर के साथ, या कैसे हम प्रकृति के साथ, हमारा अटैचमेंट कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को प्रकृति के साथ कैसे जोड़े, ईश्वर के साथ कैसे जोड़े। तो इस तरह से वेद की फिलॉसफी में बहुत ऐसे चीज है जिसको कि हम अगर समझते हैं, जब हम उसको मानते हैं, चाहे वो मंत्र है या ब्राह्मण है या आरण्यक है, इन सब चीजों को अगर हम समझते हैं तो हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से आगे चला सकते हैं। मैंने आपको बोला कि 4 वेद हैं। 4 वेद में क्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और 6 वेदांग है, 4 उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। मतलब इसमें अगर हम 4 उपवेद में देखें तो हमारा पूरा मेडिकल साइंस के बारे में है, हमारा पूरा कैसे हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं उसके बारे में है, कैसे हम अपना बड़ा अच्छा इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, डांस म्यूजिक, उसके बारे में गंधर्व वेद में है। शिल्प वेद में कैसे हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं, कैसे हम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में। और इसी वेद के कंपोनेंट्स में 108 उपनिषद लिखे गए। और जब हम वेद के फिलॉसफीज को देखें तो वेद की जो फिलॉसफीज है उसमें 6 फिलॉसफीज है। 6 फिलॉसफीज में वेद में सबसे पहली बात है कि न्याय कैसे होना चाहिए, डील्स विद द नॉलेज, कि जो न्याय के बारे में है कि कैसे हम किसी चीज का न्याय करें, कैसे किसी चीज को हम सत्यता के साथ प्रमाणित करें। तो उसमें 4 बातें बताई गई है कि हमारे पास क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, इंट्यूशंस होता है, अनुमान होता है, उपमा होता है, शब्द होता है। ये 4 चीज है। अगर हमें कोई चीज को, किसी नॉलेज को अगर डील करना हो, नॉलेज के बारे में समझना हो, कोई सत्यता के बारे में, किसी चीज के बारे में जानना हो, तो हमारे इंट्यूशंस जो है, हमारे जो प्रत्यक्ष जो चीज हमें दिख रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं, उससे भी हम न्याय कर सकते हैं, उससे भी हम कोई चीज को समझ सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं है, ये किसी अच्छे आधार पर है या नहीं। इसी में जो दूसरी बात कही गई है उपमा के बारे में, उपमा का मतलब होता है कि हम किसी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं किसी चीज के बारे में, किसी चीज को हम उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये ऐसा है तो अगला ऐसा हो सकता है। मतलब हमें एक ऐसा भी चीज सोचने के लिए देता है कि हम 2 चीज के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, 2 रखे हुए चीज के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, कौन सा चीज सत्य है, कौन सा चीज सत्य नहीं है। हम अनुमान के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं कि अगर हम कहीं दूर है, जो गणना कर सकते हैं कोई चीज के बारे में, कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी चीज के बारे में, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई किसी चीज को हम विकसित कर सकते हैं, अगर अपने सोच में ला सकते हैं, तो उसके बारे में भी वेद में जो न्याय के बारे में है वो कहा गया है। देन वर्बल टेस्टिमोनीज बहुत सारे, शब्द के बारे में, मंत्र के बारे में बहुत सारे चीज ऐसे ही लिखे हुए हैं कि अगर ये चीज ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा, अगर कोई चीज इस प्रकार से चलता है तो उसके बारे में हमें
ये सोचना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम न्याय के बारे में, जो पहला फिलॉसफी है उसमें 4 पार्ट है। सांख्य फिलॉसफी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, कल बात करेंगे इसमें कि सांख्य के बारे में। देन बहुत सारे ऐसे हैं, योग के बारे में है। तो आप अगर हम पूरी तरह से वेद की फिलॉसफीज को लेते हैं तो इसमें 2 तरह की बातें आती है। एक तो कि हम स्पिरिचुअल लर्निंग कैसे करें, कि हम सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, जो परा विद्या के बारे में है, कि हम कैसे अपना विकास कैसे कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है। हम वर्ल्डली मीनिंग सब्जेक्ट के बारे में कैसे कर सकते हैं, कि अगर कोई चीज अपरा विद्या है तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कल, की कैसे अगर हमें कोई चीज लर्न करना हो, कोई सब्जेक्ट को लर्न करना हो, किसी विषय वस्तु के बारे में लर्न करना हो, तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे किस प्रकार से हम किसी इन्वायरमेंट के बारे में, हाउ वी कैन learn about my student, how we can learn about the classroom, how we can learn about the curriculum, how we can learn think about the samaj, the society, the community। तो इस तरह के ये जो वेद की फिलॉसफी अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ भी हमें बहुत सारा चीज समझने के लिए मिलता है, बहुत सारा चीज हमें अपने जीवन में, अपने पढ़ाने में लाने के लिए मिलता है। जो वेद की फिलॉसफी से ही निकल के जो योगा की फिलॉसफी आई है वो भी बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। योगा का मतलब होता है यूनाइट होना। अगर कोई भी चीज कोई चीज को हम कंबाइन करते हैं, अगर कोई 2 चीज को हम जोड़ते हैं तो उसी को योग करते हैं। सपोज करिए कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे जुड़ता है, एक टीचर का रिलेशनशिप करिकुलम के साथ कैसे होता है, एक टीचर का रिलेशनशिप एक टीचिंग एड के साथ क्या है, अगर एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप उस करिकुलम के साथ क्या है। अगर हम योगा की थ्योरी को देखें तो सिर्फ हम योगा एक्सरसाइज करने की बात को नहीं करते। योगा की थ्योरी है कि उससे हम कैसे किसी चीज से जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपने स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं, कैसे क्लासरूम के एनवायरनमेंट से जुड़ सकते हैं, कैसे हम बहुत सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। तो जो फिलॉसफी ऑफ योगा है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत सारा चीज हमें ये ज्ञान आ जाता है कि हमको कैसे एक दूसरे से स्टैब्लिश रिलेशनशिप करना चाहिए, कैसे अपने सेल्फ को यूनिवर्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, सेल्फ को इन्वायरमेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ये योगा की थ्योरी, योगा की फिलॉसफी में हम जान सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे तरह का योग होता है। जो योग है इसको कहते हैं, कभी भक्ति योग कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग। अगर आप ये सारा इफ यू गो थ्रू दैट द योगा सूत्र, आप योग सूत्र में पढ़ेंगे तो भक्ति, आप इवन की इफ यू गो टू इफ यू रीड दैट क्या कहता है मेनी उपनिषद, मेनी वेद पुराण, महाभारत के पार्ट को लिख के देखिए तो उसमें आपको बड़े अच्छे से ये पता चलेगा कि ये सारे योगास कैसे हैं। तो भक्ति योग किसी तरह से किसी से प्रेम करने से, किसी के साथ प्रेम करके भी आप जुड़ सकते हैं। ज्ञान योग मतलब अगर आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसका विश्लेषण करेंगे तो उससे भी आप किसी चीज से जुड़ सकते हैं। कर्म योग का मतलब है इफ यू परफॉर्म सम एक्टिविटी, if you do your responsible job, then you can also attach to someone or attach to the universe। मंत्र योग के बारे में है कि हम कैसे प्रेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसके साथ मंत्र के उच्चारण के साथ हम किसी से जुड़ सकते हैं। लय योग है कि कैसे ही हम लयबद्ध हो जाए, एकदम हम उसके ऊपर निर्भर हो जाए, उसी के लय में चले, उसी के पीछे पीछे चले, मतलब अपने आप को एकदम से किसी चीज से पूरी तरह से घुल मिल जाए, तो लय योग में है। तो इस तरह के लय योग के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो हमें योगा के बारे में आपको, अगर मैं ज्यादा तो नहीं, योग के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम योग समझते हैं, योग की फिलॉसफी को समझते हैं, वी कैन यूज इट इन द मेनी वेज इनटू द एजुकेशन सिस्टम। सो हाउ योर बॉडी एंड माइंड इज अटैच, आपका जो शरीर है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप कैसे इसको बड़े आराम से अलाइनमेंट कर सकते हो कि आपका बॉडी जो चाहता है वो आपका दिमाग भी वही चाहता है, जो दिमाग चाहता है
वो बॉडी भी वही चाहता है। तो इफ यू अलाइन दिस थिंग यू विल बी वेरी आप बड़े पायस हो जाते हैं, यू विल बी वेरी स्टेबल पर्सन। तो इसमें यम के बारे में है, नियम के बारे में है, आसन के बारे में है, प्राणायाम के बारे में है, प्रत्याहार के बारे में है, धारणा के बारे में है, ध्यान के बारे में। इफ यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट्स ऑफ द योगा, देन यू विल फाइंड आउट कि ओके, योग का हमारे जीवन में, हमारे टीचिंग में, हमारे एजुकेशन में, हमारे लाइफ में कितना महत्व है। तो अगर हम हेटेरोडॉक्स की थ्योरी में जाए, मैंने वो वहां तक तो मैंने आपको कहा था कि वेदांत की थ्योरी है जिसको कि हम मानते हैं कि कोई ना कोई ईश्वर है, कोई ना कोई शक्ति है जहां पर हमारा चलता है। और नास्तिकता बाद में जाए कि हम भगवान को माने ही ना, कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई नेचुरल थिंग्स नहीं है। तो अगर हम उसमें जाए तो हम मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, जो हम अपने जीवन को कैसे एक जॉयफुल तरीके से जी सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। हम हर फिलॉसफी को अलग अलग तरीके से और भी 2 दिनों में देखेंगे कि बुद्धिस्ट की फिलॉसफी में कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है, भगवान है या नहीं है, उसके बारे में भी बात किया है बुद्धिज्म में। और उस फिलॉसफी को हम बड़े अच्छे से एजुकेशन में यूज करते हैं, और बड़े अच्छे से जैन की फिलॉसफी को हम, जो हमारा आउटलुक ऑफ लाइफ है कि कैसे रिफ्यूजल टू द बिलीव इन द गॉड जो है, हम कैसे उस चीज को अपने जीवन में लाए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा से हो सकता है। तो हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही आप लोगों से बातचीत करेंगे। और जो कल और परसों जो हम लोग बात करेंगे उसको और डिटेल में, जो हमारे वैदिक थ्योरीज है उसको थोड़ा सा देखेंगे, बुद्धिस्ट की थ्योरी को देखेंगे, जैनिज्म को देखेंगे, इस्लाम की थ्योरी को देखेंगे। और ये सारे थ्योरीज का बहुत बड़ा यूज हमारे जीवन में है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और अगर हम इन सब थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तभी हम पूरी फिलॉसफी को समझ पाएंगे, तभी हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, जो आपके एजुकेशन जो आपके सिलेबस में है, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म, इन सब के बारे में जब तक हमें ये बेसिक चीज नहीं पता होगा कि ये सब चीज भी है, तब तक मुश्किल है आगे समझना। तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच में अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, किसी के पास भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आई हैव सीन द हितेश का वो और उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। या एनीवन हु कैन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग बात करते हैं असली फिलॉसफी क्या है। वो ये है कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग। तो वी हैव टू एक्वायर, हमको सीखनी पड़ती है। यहाँ पर आलोक जी ने जितनी भी बातें करी आपसे, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने आपकी चीजें प्रस्तुत करी ना। एवरीबडी विल नॉट ग्रैस्प एवरीथिंग। कुछ को 50% समझ में आएगा, कुछ को 33% में समझ में आएगा, और वो उसको आगे डेवलप करेंगे तो आगे जाकर के आप उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स टू लर्न, वी कैन फैसिलिटेट, वी कैन क्रिएट एनवायरनमेंट। हम वातावरण ऐसा बना सकते हैं, हम एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं। यही फिलॉसफी कहती है लेट द चिल्ड्रन एक्सप्लोर, लेट देम एक्सप्लोर। उनको खोजने दो, अपने आप को समझने दो, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एज ए टीचर हमको फिलॉसफी ये रखनी चाहिए कि हाउ कैन वी क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सपीरियंस थिंग। और जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तो उनका नॉलेज अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, तो मेटाफिजिक्स, एक्सकेलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी सारी की वहां पर अपने आप आ जाएंगी, और आपको फिलॉसफी जो है ना अपने आप से समझने आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सर। एनीवन एल्स, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, किसी को भी कोई बातचीत करना हो अनम्यूट करें आप अपने आप को। यस, तो थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड वी विल
tomorrow we will meet again in the same time, and then we will talk on many more about the Jainism, Buddhism, Islamic theory. फिर उसके बाद हम लोग इसको कैसे अपने एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कल और बात करेंगे, कल और चर्चा करेंगे. तो थैंक यू. जैसे पिछले दिनों आपने हफ्ते में 2-2, 3-3 सेशंस करते थे मनोविकास की तरफ से, हम सब लोगों को बहुत सीखने का मौका मिलता था. अभी आपका थोड़ा इंटरवल थोड़ा ज्यादा हो गया है. मेरी रिक्वेस्ट है कि इंटरवल कम कर दें ताकि हमारी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी स्पीड बरकरार रहे. सर, यही मेरा रिक्वेस्ट है. थैंक यू सोनू. यस, रिसोर्सेज देख रहा हूँ. रिसोर्सेज आपको भी पता होगा मनोविकास के बारे में, थोड़ा सा रिसोर्सेज कम हो गए थे. तो देन वी विल कंटिन्यू आवर लर्निंग एंड knowing each other. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Vegraj Rabat. Vegraj Rabat ji, you want to say something? Vegraj Rabat? Yeah. Okay. So I feel there is no questions now. So thank you all. So we will meet again. Thank you very much. Recording